नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी भारत के द्वीप और प्रवाल द्वीपों के बारे में, जिसमें हमने अंडमान बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं उनके बारे में चर्चा की और जो अरब सागर में हैं उनके बारे में चर्चा की। इसके साथ साथ मन्नार की खाड़ी में जो द्वीप हैं उनके बारे में भी चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है भारत के भौतिक प्रदेश या ज्योग्राफिकल एंड या फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसका जो पीडीएफ होगा वो हो सकता है कि आपको इसी वीडियो में ना मिले। ठीक है, तो जैसे जैसे जिस वीडियो में पीडीएफ हम लगाएंगे उसमें आपको इन्फॉर्म कर देंगे, जिससे आप लिंक में जा कर के डाउनलोड उसे कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, भारत के भौतिक प्रदेश। दोस्तों, भारत के भौतिक प्रदेश में पठार, मैदान, ऊंचे पर्वत और गहरी घाटियाँ सम्मिलित हैं। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र का जो दोस्तों भौतिक प्रदेश होता है उसमें यही सब चीज़ें शामिल होती हैं। इसे हम उच्चावच भी कह सकते हैं, यानी भारत का उच्चावच हो या किसी देश का उच्चावच हो। ठीक है, उसमें आपकी यही सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पठार, पर्वत, मैदान, गहरी घाटियाँ शामिल हैं। ठीक है, तो देश के लगभग 10.6% भाग पर पर्वत हैं, 18.5% भाग पर पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, 27.7% भाग पर पठार है और 43.2% भाग पर मैदानों का विस्तार है। तो टोटल आपका हो जाता है 100%। ठीक है, तो इसे आप ऐसे भी लीजिए कि 100% को अगर देखा जाए तो 10.6% भाग पर पर्वत, 18.5% भाग पर पहाड़ियाँ, 27.7% भाग पर पठार और 43.2% भाग पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है। अगर इनका क्रम अगर लगाने के लिए आपसे कहा जाए तो पहले नंबर पर मैदान आएंगे, दूसरे नंबर पर पठार आएंगे, तीसरे नंबर पर पहाड़ियाँ आएंगी और चौथे नंबर पर आपका पर्वत आएंगे। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। दोस्तों, धरातलीय विभिन्नताओं के आधार पर, दोस्तों जब भी आप किसी चीज़ का प्रकार बताते हो या वर्गीकरण बताते हो तो आपको आधार बताना जरूरी होता है। तो धरातलीय विभिन्नताओं के आधार पर भारत को 4 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। वे 4 भू आकृतिक प्रदेश कौन से हैं? पहला है आपका उत्तर का महान पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर भारतीय मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है आपका तटीय मैदान और द्वीप। ठीक है, तो ये भारत के 4 भौतिक प्रदेश हैं, तो इनको आपको याद रखना है। अब दोस्तों, इन भौतिक प्रदेशों का हम एक एक करके गहन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तर के महान पर्वतीय प्रदेश को, प्रदेशीय भाग को। तो दोस्तों, जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है इसके अंतर्गत निम्न पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, और वो कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? एक पर्वत श्रेणी आपकी है ट्रांस हिमालय और दूसरी है आपकी हिमालय। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत, आप ऐसे भी कह सकते हो दोस्तों कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है हिमालय को। ठीक है, हिमालय के 2 हिस्से हैं, एक है आपका ट्रांस हिमालय और दूसरा है आपका हिमालय। ठीक है, और अब ट्रांस हिमालय जो है उसके अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, और जबकि हिमालय के अंतर्गत वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो अब आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है आपका हिमालय। हिमालय के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक है आपका ट्रांस हिमालय और एक है आपका हिमालय। ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर,
और हिमालय के भी 3 पार्ट हैं, ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय, मध्य हिमालय यानी मिडिल हिमालय, और आपका शिवालिक हिमालय शामिल किया जाता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के कारण और विशेषताओं की, यानी कि उत्तर में जो आपका हिमालय पर्वत है उसकी आखिर उत्पत्ति कैसे हुई, कारण क्या थे और उनकी विशेषताएं क्या थी, इस पे चर्चा करते हैं अब। तो दोस्तों, हिमालय पर्वत पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि पूर्व से पश्चिम विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हिमालय है, लेकिन उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ अगर बात की जाए तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है वो आपकी एंडीज पर्वत श्रेणी है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। हिमालय पर्वत श्रेणी के अलावा अन्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार जैसे एंडीज पर्वत श्रेणी, रॉकी पर्वत श्रेणी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तथा यूराल पर्वत श्रेणियाँ, ये सभी पर्वत श्रृंखलाएँ उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तृत हैं। ठीक है, इस मैप में दोस्तों इन पर्वत श्रेणियों को दिखाया गया है। तो ये है आपकी एंडीज पर्वत श्रेणी जो कि आपकी साउथ अमेरिका में है। ये आपकी है रॉकीज पर्वत श्रेणी जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, ये आपका अपलेशियन पर्वत है। ये आपका आल्प्स पर्वत है, सॉरी दोस्तों, ये आपका अपलेशियन पर्वत है और ये आपका आल्प्स पर्वत है। ठीक है, और यहाँ पे जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं ये आपके एटलस पर्वत हैं और ये पर्वत जो है आपका यूराल पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत आपका यहाँ पर है। इसके अलावा ये जो पर्वत दिखाई दे रहा है ये जैग्रोस पर्वत श्रेणी है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यहाँ पर है। तो इन महाद्वीपों के नाम और पर्वत श्रेणियों को आपको याद रखना है कि कौन सी पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप पे आती है। ठीक है, तो वेस्ट से पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम आपकी जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो हिमालय है, जबकि उत्तर से दक्षिण सबसे पर्वत श्रेणी जो ऊंची है वो आपकी एंडीज पर्वत श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जैग्रोस की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की तो आपको पता है ये एवरेस्ट ही है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बात करते हैं, हिमालय आपको पता चला पूर्व से पश्चिम दिशा में है। तो हिमालय की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा में लगभग 2500 किलोमीटर है। ठीक है, हिमालय पर्वत पश्चिम में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित तिब्बत पठार के नामचा बरवा पर्वत चोटी तक विस्तृत है। ठीक है, यानी वेस्ट में कौन सा है तो नंगा पर्वत है और ईस्ट में कौन सा है तो नामचा बरवा है। यहाँ तक इसका विस्तार है और इसकी लंबाई कितनी है 2500 किलोमीटर। हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में अधिक है जबकि पूर्वी भाग में इसकी चौड़ाई कम है। ठीक है, पूर्वी भाग में हिमालय की स्थिति सक्रिय होने के कारण यह ऊंचा उठ गया है। यानी जो हिमालय है दोस्तों वो पूर्व में चौड़ाई कम है लेकिन ऊंचाई ज़्यादा है। ठीक है, जबकि पश्चिम में ऊंचाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। हिमालय की आकृति देखें तो ये चापाकार है अथवा धनुषाकार है। चाप आपका कैसा होता है, ऐसा होता है, या आप इसे धनुष भी कह सकते हो। तो चापाकार है या धनुषाकार है। हिमालय का जो क्षेत्रफल है वह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिमालय का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार स्थित है तथा तिब्बत के पठार के उत्तर में क्यूनलिन पर्वत श्रेणी है। यानी पहले हिमालय है, इसके बाद तिब्बत का पठार है, इसके बाद क्यूनलिन पर्वत श्रेणी है।
हिमालय अपनी पूर्वी छोर एवं पश्चिमी छोर पर दक्षिणावर्ती मुड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए हिमालय ऐसा गया है आपका, तो पूर्व में भी वो दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है और पश्चिम में भी दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। ठीक है। हिमालय के पश्चिमी छोर पर जो दक्षिणावर्ती मोड़ है, मोड़ को पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत और अफ़गानिस्तान में हिंदकुश पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जबकि हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित जो दक्षिणावर्ती मोड़ है उसे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जो दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे पटकाई बुम कहते हैं, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणि पहाड़ी और मिजोरम में मिजो पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हिमालय पर्वत की एक शाखा म्यांमार में विस्तृत है। इसे यानी कि म्यांमार में इसे अराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं। इस चित्र में आप दोस्तों देख सकते हो हिमालय पर्वत के बारे में। ठीक है दोस्तों, हिमालय पर्वत का जो विस्तार है यहाँ से नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा यहाँ तक 2500 किलोमीटर है। ठीक है। पश्चिम में भी ये दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है और पूर्व में भी दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। तो पश्चिम में जो पूर्व दक्षिण की ओर मुड़कर पाकिस्तान में श्रेणी है उसे सुलेमान पर्वत श्रेणी, और जो अफ़गानिस्तान में है उसे हिंदकुश पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है। और हिमालय के उत्तर में दोस्तों एक गांठ है जिसे हम जानते हैं पामीर की गांठ से। क्या नाम है इसका? पामीर की गांठ। हिमालय के उत्तर में ये आपका तिब्बत का पठार है और इसके उत्तर में जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है कुनलुन पर्वत श्रेणी। पूर्वी भाग में जो पहाड़ियाँ हैं इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, जैसे पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश, नागा पहाड़ी नागालैंड, मणि पहाड़ी मणिपुर और मिजोरम पहाड़ी मिजो पहाड़ी मिजोरम के नाम से यानी मिजोरम में जानी जाती हैं। और म्यांमार में क्या कहते हैं? तो अराकान योमा पर्वत कहते हैं हिमालय के विस्तार को। आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत विश्व का नवीन वलित पर्वत है। इसे हम मोड़दार पर्वत भी कह सकते हैं। मोड़दार पर्वत या इसे फोल्डेड माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। हिमालय पर्वत का जो निर्माण है वो सिनेजोइक महाकल्प में हुआ था। ठीक है। हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या जो की है वो जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री थे, उनका नाम था कोबर। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था भूसन्नति सिद्धांत, यानी कोबर महोदय ने भूसन्नति सिद्धांत में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की अच्छी व्याख्या की है। कोबर ने अपने सिद्धांत में बताया कि आज जहाँ हिमालय है, हिमालय पर्वत है, वहाँ पहले टेथीस भूसन्नति थी। टेथीस भूसन्नति थी। ठीक है दोस्तों, एक आपकी टेथीस सागर भी है। ठीक है, लेकिन इन्होंने सागर शब्द का इस्तेमाल ना करके किसका किया? भूसन्नति शब्द का इस्तेमाल किया। कोबर ने सागर शब्द के स्थान पर भूसन्नति शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने आगे बताया कि टेथीस भूसन्नति के दक्षिण में गोंडवाना लैंड था तथा टेथीस भूसन्नति के उत्तर में अंगारा लैंड था। ठीक है। कोबर के अनुसार जो गोंडवाना लैंड है यानी कि जो दक्षिण में पार्ट था टेथीस भूसन्नति के, और जो अंगारा लैंड है जो उत्तर में था, दोनों भूखंडों में अनेक नदियां बहती थीं और इन नदियों ने लंबे समय तक टेथीस सागर यानी टेथीस भूसन्नति में अवसादों का निक्षेपण किया, जिससे टेथीस भूसन्नति में मलबा जमा होता चला गया। इस चित्र में आपको दिखाया गया है, ये आपकी टेथीस भूसन्नति है। इसके उत्तर में अंगारा लैंड है, दक्षिण में गोंडवाना लैंड है। तो कुछ नदियां अंगारा लैंड से निकल करके टेथीस भूसन्नति में गिरती थी और कुछ नदियां गोंडवाना लैंड से निकल करके टेथीस भूसन्नति में गिरती थी और अपने मलबा का जमाव करती थी। यानी इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार थी। ठीक है। तो जब मलबा का जमाव हुआ तो आगे क्या होता है देखते हैं। जैसे जैसे मलबे का जमाव बढ़ता गया, दबाव के कारण टेथीस भूसन्नति में अवतलन होने लगा। अवतलन मतलब
नीचे की तरफ दबने लगी वो। और इसके साथ साथ यहाँ अवसादी मलबे का जमाव भी बढ़ता गया। यानी जैसे जैसे नीचे होता गया, मान लो कि टेथिस भूसन्नति पहले यहाँ पर थी, मलबा जमा हुआ तो अब ये भूसन्नति यहाँ हो गई, इसके बाद और हो गई नीचे, और हो गई, यानी जैसे जैसे जमाव बढ़ता गया तो ये नीचे अवतलित होती चली गई। कोबर के अनुसार कुछ समय बाद अवतलन होने से टेथिस भूसन्नति में सिकुड़न होने लगी, ठीक है, जिससे उसकी चौड़ाई घटने लगी। यानी वो लगातार नीचे तो होती जा रही थी, लेकिन ऊपर से क्या होने लगा, उसमें सिकुड़न पैदा होने लगी। अब टेथिस भूसन्नति में सिकुड़न होने से उसमें जो जमा अवसादी चट्टानों में मोड़ पड़ने लगा अथवा वलन होने लगा। कोबर महोदय कहते हैं कि मोड़ पड़ने की क्रिया मलबे के दोनों किनारों पर अधिक हुई, परिणाम स्वरूप बीच का भाग समतल रूप से ऊपर उठ गया। तो इसके एक तरफ का मोड़ हिमालय पर्वत है तथा दूसरे तरफ का मोड़ क्यूनलिन पर्वत है तथा बीच का भाग जो बचा वो तिब्बत का पठार है, ठीक है। यानी अब इस चित्र को आप समझ सकते हैं, ये है। अब जब इसमें और जमा होता गया नीचे की तरफ, ये चिन्ह आपका नीचे की तरफ दिखा रहा है कि जैसे जैसे जमा होता गया तो भूसन्नति में अवतलन होता चला गया। तो एक किनारे से यहाँ से ऊपर उठ गया और एक किनारे से यहाँ से ऊपर उठ गया और बीच का भाग सीधे सीधे ऊपर उठ गया। तो एक भाग यानी दक्षिण वाला जो पार्ट था ये आपका हिमालय कहलाया और जो उत्तर वाला पार्ट था ये आपका क्यूनलुन पर्वत कहलाया और जो बीच का भाग था जो ऐसे ही ऊपर उठ गया था ये आपका तिब्बत का पठार कहलाया, ठीक है। हैरी हैस महोदय ने भी अपने सिद्धांत में कुछ कहा है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की सबसे प्रमाणित जो व्याख्या है वो कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को माना जाता है, ठीक है। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अलावा हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ये आपको याद रखना है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेस महोदय ने दिया था। इस सिद्धांत में भी हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की सफल व्याख्या की जा सकती है। पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर की गहराई में, यानी मान लीजिए ये पृथ्वी है आपकी, तो ये तल है आपका, तल से 200 किलोमीटर की गहराई में दृढ़ भूखंड पाया जाता है, ठीक है। दृढ़ भूखंड पाया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं, ठीक है। दोस्तों प्लेट शब्द जो दिया था वो सबसे पहले दिया था टुजो विल्सन ने। टुजो विल्सन महोदय ने प्लेट शब्द दिया था 1965 में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये जो भूखंड है यानी जो प्लेटें हैं वो 6 भागों में यानी 6 प्लेटों में डिवाइड हैं। इन्हीं भूखंडों को प्लेट कहते हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है। इस चित्र में आप देख सकते हो इन प्लेटों के बारे में दिखाया गया है आपको। ये आपकी उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट आपकी यहाँ पर है, अंटार्कटिका प्लेट आपकी यहाँ पर है और ये आपकी प्रशांत प्लेट है, ठीक है। और ये आपकी इंडियन प्लेट है। यानी दोस्तों जो प्लेट हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है, एक आपकी मुख्य प्लेटें हैं और कुछ आपकी गौण प्लेटें हैं। दोस्तों हमने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को बहुत विस्तार से पढ़ाया है, तो उसे आप प्ले लिस्ट में जा कर के जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान सेक्शन में जा कर के उसको देख सकते हैं, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये प्लेटें स्थिर नहीं हैं, यानी इनमें लगातार गति होती रहती है, बल्कि ये गतिशील अवस्था में। भारत इंडियन प्लेट के ऊपर स्थित है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि भारत किस प्लेट में है, तो इंडियन प्लेट के ऊपर स्थित है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार इंडियन प्लेट जब उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। यहाँ पे हम दोस्तों बता दें कि जो भारत है
जो भारत आज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहले आपका भारत यहाँ पर था। यहाँ से टूटकर यह उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ है और यहाँ आज स्थिति यहाँ पर है इसकी। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि इंडियन जो प्लेट है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। जब इन दोनों प्लेटों के मध्य टेथीस सागर में जमे अवसादी मलबे में वलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, तो इन्हीं वलन के परिणाम स्वरूप हिमालय जैसे नवीन पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, क्योंकि कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। अगर ये प्लेट इस प्लेट की तरफ बढ़ रही है अगर, तो बीच में जो मलबा जमा हुआ है, ठीक है, ये प्लेट इसे घसीट कर इसकी ओर ले जाएगी, तो ये फिर पर्वत का रूप ले लेगा। ठीक है, तो हिमालय पर्वत का निर्माण कुछ इस प्रकार से हुआ है। हिमालय के अंतर्गत दोस्तों 4 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, यह हमने आपको बताया कि हिमालय के अंतर्गत तो 2 पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसी को मॉडिफाई करके बता दिया गया है कि 4 पर्वत श्रेणियां हैं। पहली है ट्रांस हिमालय, इसके बाद वृहद हिमालय, इसके बाद लघु हिमालय और इसके बाद शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी हैं। ठीक है दोस्तों, इस चित्र में भी आप देख सकते हो जो 4 पर्वत श्रेणियां हैं हिमालय पर्वत के अंतर्गत। तो ट्रांस हिमालय में आपकी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां हैं, ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं। और इसके बाद आपकी ये वाली है वृहद हिमालय, इसके बाद ये वाली है आपकी लघु हिमालय और यहाँ पर है आपकी शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो अभी तक जो चीज़ें आपको बताई हैं वही सब डिटेल से हैं यहाँ पे। जैसे ये पामीर की घाट है, ये आपका हिंदकुश पर्वत है, यहाँ पर कुनलुन पर्वत श्रेणी है, ये तिब्बत का पठार है, ये आपकी सुलेमान पर्वत श्रेणी है, ये आपका नामचा पर्वत है, यहाँ पे नंगा पर्वत है। तो यही सब चीज़ें आपको डिटेल से यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करते हैं। आज हमने चर्चा की आपसे भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में, जिसमें हमने बताया कि 4 भौतिक प्रदेश हैं। उत्तर का महान पर्वतीय भाग, उत्तरी भारतीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान और द्वीप। इसके बाद हमने उत्तर का महान पर्वतीय भाग के अंतर्गत देखा 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं बेसिकली, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसके बाद हमने हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के कारण और विशेषताएं, तो हमने कारण दोस्तों अभी देख लिए हैं। ठीक है, विशेषताएं हमने अभी नहीं देखी हैं, उस पर चर्चा हम आगे करेंगे आपसे। ठीक है, इसके बाद हमने हिमालय की कुछ विशेषताओं पर भी चर्चा की कि जैसे उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ठीक है, किस आकार के हैं, ये सब हमने देखा। इसके अलावा हमने बात की कि दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है, पश्चिम में भी और पूर्व में भी उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये भी देखा। इसके बाद हमने बात की आपसे कि कोबर महोदय ने अपनी भूसन्नति सिद्धांत में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, ये बताया। इसी प्रकार हैरी हैस महोदय ने अपने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस तरह हुई, ये भी उन्होंने बताया है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक आपसे बात की। आगे हम बात करेंगे आपसे ट्रांस हिमालय के बारे में, वृहद हिमालय के बारे में, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में हिमालय के अगले पार्ट में। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है, अलग अलग पार्टों में हम देखते चले जाएंगे इन्हें। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।